हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। अधिगम शैली क्या है, यानी अधिगमकर्ता द्वारा सीखने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं अधिगम शैली। अधिगमकर्ता का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी है, जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, जो वह उसके सीखने का तरीका किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसके विषय में अध्ययन करें। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो उसके सीखने का तरीका उत्तम होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। जैसे अगर उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे कोई बालक है, अगर वो साइकिल सीखना चाहता है तो अब उसकी तत्परता उसको साइकिल सिखा देगी, यानी सीखने की जो शैली है वह जल्दी निखरेगी, जल्दी वह सीख लेगा अगर उसके अंदर तत्परता है तो। अगर आगे देखें तो यदि वह साइकिल काफ़ी अभ्यास कर लेता है तो साइकिल तेज़ चलाना सीख लेता है, और भी ज़्यादा उसमें रुचि दिखाता है तो वह साइकिल में रेसर का काम करता है, यानी साइकिल के रेस में भाग लेने लगता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो कोई भी ज्ञान हो, कोई भी व्यवहार हो, जो सीखने वाला है उसके ऊपर बहुत सारी गतिविधियां निर्भर करती हैं, जिसके आधार पर वह उस चीज़ को विशेष ढंग से सीख सकता है या उसके सीखने के तरीके विशेष हो सकते हैं, उसके सीखने का जो स्वरूप है वह विशेष हो सकता है। उन्हीं तमाम गतिविधियों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने ये बताया कि अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत जो मैंने उदाहरण दिया, उसके साथ साथ विभिन्न कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, उन कारणों को हम लोग देखेंगे। इसमें पहला इसमें जो है, यानी सीखने की शैली अच्छी हो और सीखने की शैली उत्तम हो, सीखने की शैली एक विशेष प्रकार की हो, तो इसके लिए पहला है प्रभावित ऐसे तरीकों को प्रभावित करने वाला जो पहला महत्वपूर्ण कारक है वो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है? अभिप्रेरित करना, किसी को इस प्रकार से उकसाना, इस प्रकार से प्रोत्साहन देना, इस प्रकार से उसे एक प्रकार से मोटिवेट करना, या इस प्रकार से उसे किसी बात को या किसी विचार को इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उसे समझाते हुए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रोत्साहन देना ताकि उसके कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए। कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाए तो उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण का कार्य करते समय हर विषय का महत्व, हर विषय की उपलब्धि या जानकारी की उपलब्धि इत्यादि के बारे में बताता है, उसके व्यवहारिक पहलू से जोड़ करके उसे सरल ढंग से समझाने का प्रयास करता है, या क्रियाओं के माध्यम से करता है, या ज्ञान में कौन कौन सी भविष्य में उपलब्धि होगी, इन सब बातों को बता करके यदि वह शिक्षण का कार्य करता है तो छात्र क्या होता है, उस विषय के प्रति उत्सुक हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, अभिप्रेरित होकर के वह उसको सीखने लगता है या उसके लिए वह कार्य करने लगता है, प्रयास करने लगता है। तब क्या होता है, अधिगम की शैली जो है काफ़ी प्रभावशाली होती है, उसका जो तरीका है, उसका जो व्यवहार है काफ़ी निखर जाता है। पहला इसका ये तरीका। दूसरा अगर हम देखें ध्यान एवं रुचि, यदि अध्यापक कक्ष में विषय वस्तु के संदर्भ में जब शिक्षण का कार्य करता है तो सब बालकों का ध्यान और उनको विषय में रुचि उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से भी जोड़ते हुए पढ़ाता है तो वह जल्दी से सीखता है, यानी उसके सीखने की शैली तेज हो जाती है और उस विषय के प्रति जानकारी लेने के लिए वो उत्साहित हो जाता है। यानी ध्यान और रुचि उस विषय के प्रति जब छात्र जितना ही केंद्रित रहेगा उतना ही उस विषय को अच्छी तरह से जागरूक रहेगा और उसके प्रति जो अपना भूमिका है, जो कार्य है, उसको भी तेज़ी से करेगा। कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि अधिगम शैली उतनी ही अच्छी होगी, सीखने का तरीका उतना ही अच्छा होगा जितना कि अध्यापक विद्यार्थी का ध्यान और रुचि उस विषय के प्रति उत्पन्न कर लेता है। जितना ध्यान और रुचि उत्पन्न कर लेता है उतना ही उसके सीखने की शैली, तरीका अच्छा होगा। यदि अब व्यक्तिगत रूप से देखें तो भी सही है। अगर छात्र जितना ध्यान देगा, जितना वह किसी विषय के प्रति जितनी रुचि प्रदर्शित करेगा, उतना ही उसके सीखने के तरीके अच्छे होंगे, विशेष होंगे।
जैसे रिसर्च स्कॉलर को आप ले लीजिए, तो रिसर्च स्कॉलर क्या करता है, किसी विषय को केंद्रित करते हुए उसमें अपना ध्यान और रुचि उत्पन्न करते हुए उसमें निष्कर्ष और परिणाम तक वह पहुंच जाता है। तो यह व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान और रुचि, सीखने के तरीके, सीखने के दृष्टिकोण के तरीकों को बढ़ा देता है, अच्छा बना देता है। और शिक्षण के माध्यम से भी शिक्षक द्वारा ध्यान और रुचि जितना ही छात्रों में उत्पन्न करके शिक्षण का कार्य किया जाता है, उतना ही वह अच्छे तरीके से सीखने के लिए वह तत्पर होता है, तैयार होता है। दूसरा तरीका है। तीसरा देखें, शारीरिक स्वास्थ्य। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य यानी आप शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, यानी आपका शरीर पुष्ट है, सभी पोषक तत्व पर्याप्त हैं, शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं, विकलांग आप नहीं हैं, और शरीर में किसी प्रकार का जो है किसी तत्व का अभाव नहीं है, और शरीर के प्रति आपका सम्मान भी है, तो ऐसी स्थिति में सीखने की शैली अच्छी होती है। यानी पुष्ट शरीर हो, निरोग शरीर हो, तो सीखने की शैली क्या होती है, अच्छी होती है, यानी सीखने के तरीके में निखार आता है। परंतु अगर वही शारीरिक स्वास्थ्य आपका खराब है, रोग लगा हुआ है, कुपोषण की समस्या आपकी बनी हुई है, आप जो है काफ़ी दुबले पतले हैं, पोषक तत्वों में की पर्याप्त मात्रा में कमी है, तो ऐसी स्थिति में सीखने को भले सीखने की शैली जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, सीख भी लेता है लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं रहता। इस प्रकार से उसके सीखने की जो तरीके हैं वह स्वस्थ रूप नहीं ले पाते हैं। अगर वही हम चौथा की बात करें, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यह है कि अगर वह बालक जो है अच्छे संवेगों का विकास किया हुआ है, यानी किसी सीखने वाले जो अधिगम करता है अजी अच्छे संवेगों का, जैसे सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, निडर होना, साहस रखना, उत्साह रखना, सबका आदर सम्मान करना, यानी अच्छे संवेगों का विकास है, तो उसको सीखने का जो तरीका होगा वो अच्छा होता चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आदर्श होता है वैसा लोग अपने जीवन में आगे का रास्ता अपनाते चले जाते हैं। तो अगर उसके अच्छे संवेगों का विकास है तब मानसिक रूप से वह स्वस्थ होते हुए सीखने के तरीके में निखार आएगा और अच्छे से अच्छा सीखता चला जाएगा, निपुण होता चला जाएगा। यदि मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक संवेग जैसे तनाव होना, क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा शील संकोच रखना, बार बार शंका का स्वभाव रखना, ऐसे अगर मानसिक अवस्था में है, तो नकारात्मक अगर प्रवृत्तियां हैं मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत, तो वो सीखने का तरीका बहुत निम्न स्तर होता है या नहीं भी सीख पाता है। पांचवा देखें, तत्परता एवं क्षमता। यदि बालक यानी अधिगमकर्ता जितना ही किसी विषय के सीखने के लिए तत्पर रहेगा और अपनी पूर्ण क्षमता का जितना उपयोग करेगा, तत्परता के साथ जितनी पूर्ण क्षमता का अगर वो प्रयोग करेगा, उतना ही वो किसी चीज़ को अच्छे तरीके से सीखेगा, अच्छी जानकारी का प्राप्त करेगा। ऐसे ही लोग जो काफ़ी तत्पर और क्षमता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो सामान्य व्यवहार से सीखते सीखते विशेष व्यवहार सीख लेते हैं। जैसे कि उसी में कई लोग रिसर्च, नई चीज़ें खोज करके उसमें जोड़ भी देते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अधिगमकर्ता जितना विषय के प्रति तत्पर होगा, तैयार होगा, और जितना ही पूर्ण लगन, पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को करेगा, तो उतना ही उसके सीखने का जो तरीका होगा अच्छा होगा और कुशल होगा, और उसमें कभी कभी वो नई चीज़ों को खोज के भी जोड़ करके और उसकी कुशलता को और उसके तरीके को और बेहतर बना देता है। तो इस प्रकार से तत्परता और क्षमता का योग भी, तत्परता और क्षमता का पूर्ण मनोयोग भी अधिगम शैली को प्रभावित करती है, अच्छा करती है, तेज करती है, कुशल करती है। छठा देखिए, ज्ञान एवं इच्छा शक्ति। जैसे अगर सीखने की शैली की बात किया जाए तो ज्ञान, उसके विषय में पहली बात की ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने के साथ साथ उस कार्य को या उस व्यवहार को सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रबल शक्ति होना चाहिए, संकल्प शक्ति होना चाहिए, तब आप सीख सकते हैं। जैसे आपके पास जानकारी है लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। जैसे जान गए कि आप साइकिल इस तरह से चलती है लेकिन आपको सीखने की इच्छा ही नहीं है, तब आप नहीं सीख सकते। तो जानकारी के संग संग आपका जो
जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसके प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, तब जा कर के सीखने की शैली का विकास होगा, सीखने के तरीके का विकास होगा। सीखने के तरीके में आने वाले जोखिम को आप उठा करके आप सीखने का कार्य करेंगे। तो यानी अधिगम शैली को ज्ञान और इच्छा शक्ति भी प्रभावित करती है। जितना ही तेज होगी उतना ही आप जल्दी सीखेंगे, और जितना ही कमज़ोर होगी उतना ही देरी से आप सीखेंगे। तो कहने का हमारा तात्पर्य, अधिगम शैली के अंतर्गत ज्ञान और इच्छा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही आपका शैली का यानी सीखने का तरीका अच्छा होगा, कम समय में होगा। जितना ही ज्ञान और इच्छा शक्ति कमज़ोर होगी उतना ही वो कार्य देरी से होगा, और सीखने का तरीका या जो स्वरूप है वो उतना अच्छा नहीं होगा। सातवां अगर हम बात करें कुशलता और उपलब्धि, कुशलता और उपलब्धि कहने का यहाँ जो अगर हम बात करें अधिगम शैली की, तो यानी जो सीखने का तरीका है, जितना ही आप किसी कार्य को अभ्यास के माध्यम से जितना ही आप कुशल होंगे, जितना ही आप जल्दी से कर लेंगे, जितना ही आप निपुण होंगे अभ्यास के माध्यम से, उसी के साथ आपको जो है सीखने की उपलब्धि भी होगी। सीखने की उपलब्धि का मतलब उतना ही आप बेहतर तरीके से कम समय में ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर परिणाम आपके हाथ लगेगा, ज़्यादा बेहतर ढंग से आप उस कार्य को कर सकते हैं। यानी अभ्यास के माध्यम से जैसे ही आप कुशलता ग्रहण कर लेते हैं, कुशलता के साथ आपके जो तरीके हैं, वो जो चीज़ सीखे हैं उसमें जो है उत्तरोत्तर सुधार होता चला जाएगा, उत्तरोत्तर बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए जो जितना कुशल होता है उतना ही वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है, उतना ही वो उस चीज़ को जल्दी प्राप्त कर लेता है। यह भी अधिगम शैली को क्या करता है, प्रभावित करता है। आठवां अगर हम बात करें अच्छी आदत और परिस्थिति, अगर व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, अच्छी आदतों का विकास किया है, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ना, बड़ों का आदर देना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ में रहना, अपने लक्ष्य के अनुरूप समस्त नियमावली का पालन करना, यानी कहने का मतलब यदि अच्छी आदत का वो विकास किया है, समय से भोजन, खान पान, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, यानी अच्छी आदतों का अगर वो विकास किया है, और घर की, परिवार की, समाज की, या कहें कि उसके आसपास की परिस्थितियां जितनी ही अनुकूल होती हैं उतना ही क्या होता है, वह किसी चीज़ को जल्दी सीखता है, अच्छे तरीके से सीखता है, क्योंकि सहयोग देने वाले भी मिल जाते हैं और उसकी तत्परता को देख करके प्रोत्साहन करने वाले भी मिल जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ने का माहौल, ऐसे जगह रहो जहाँ पढ़ने का माहौल हो, ताकि वह बालक सभी परिस्थितियों में कुछ न कुछ ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। यानी अच्छी आदत और परिस्थितियां भी हमको हमारे अधिगम शैली को, हमारे पढ़ने लिखने के तरीक़ों के, हमारे व्यवहार के तरीक़ों को अच्छी बनाती हैं, प्रभावित करती हैं। नौवां है आवश्यकता एवं समस्या। कभी अधिगम शैली की अगर हम बात करें, तो अधिगम शैली के अंतर्गत जितना ही व्यक्ति की कोई चीज़ बहुत जितनी ही ज़रूरी होगी उतना ही अधिगम जो है, अधिगम का जो तरीका है, अधिगम की जो शैली है उसको सीखना पड़ेगा। यानी अधिगम किसी न किसी तरीके से करना ही पड़ेगा। जितना ही ज़्यादा जटिल समस्या है उतना ही, यानी जैसी आवश्यकता है और जैसी आपकी समस्या है, इस पर भी अधिगम शैली आपको जो है क्या करती है, प्रभावित करती है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको उसको सीखना ही, किसी न किसी तरीके से सीखना ही है। अगर आप सहजता से आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं, समस्या को परीक्षा समझ करके आप देने के लिए तैयार होते हैं, तब आपकी जो सीखने का तरीका है वो अच्छा होता है और प्रभावशाली होता है। तो यानी कहने का मतलब आवश्यकता और समस्या भी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है, सीखने के तरीक़ों को प्रभावित करती है। जैसे अगर भारत का उदाहरण लें तो भारतीयों के पास इतना पैसा नहीं था कि अंग्रेज़ों का वो मुकाबला अस्त्र शस्त्र से कर सके। इसीलिए भारतीय निर्धनता और गरीबी के कारण से अगर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को अहिंसात्मक रूप ही सफलता के मार्ग तक पहुंचा पाया। हिंसात्मक रूप सहयोगी जरूर बना, लेकिन सफलता का जो मार्ग है वो अहिंसात्मक गतिविधियों के ही माध्यम से ज़्यादा सफल रहा। तो भारत की परिस्थिति ऐसी थी, यानी समस्या विशेष थी, आवश्यकता भी स्वतंत्रता की थी। ऐसी परिस्थिति में लोग वैसा व्यवहार बना करके स्वतंत्रता संघर्ष करते हुए
स्वतंत्रता को प्राप्त करने में सफल हुए। तो हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि अधिगम शैली आवश्यकता और समस्या के आधार पर भी प्रभावित होती है, उसका स्वरूप को निर्धारित करती है, उसके दृष्टिकोण, उसके क्रियाकलाप को निर्धारित करती है। कहने का मतलब यह है आवश्यकता और समस्या, अच्छी आदत और परिस्थिति, कुशलता और उपलब्धि, ज्ञान और इच्छा, तत्परता एवं क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ध्यान एवं रुचि, अभिप्रेरणा इत्यादि ऐसे तत्व हैं जो अधिगम के तरीके के, अधिगम के स्वरूप को, अधिगम की सीमा को, अधिगम की शैली की आवश्यकता को, कलात्मक गतिविधियों को इत्यादि को सीखने की प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभावित करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अधिगम शैली को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।